आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अकल बड़ी या भैंस। गांव लखनपुर में वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया था। सारे तालाब कुएं सूख गए थे, फसल नष्ट हो गई थी। सारे के सारे लोग चिंता में डूबे। सब गांववासी अपने मुखिया रामदीन के पास पहुंचे। उन्होंने एक जवान होकर कहा कि मुखिया जी, यदि हम इसी तरह इस गांव में बैठे रहे तो सब के सब भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप गांव के सबसे बड़े हैं, आपको ही हम सबके बारे में सोचना होगा। भाइयों, आप चिंता मत करो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय तो दो। अभी हमें यह तो सोचना ही होगा कि हम अपने घर बार को छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं। घर छोड़ना आसान तो नहीं, फिर एक घर छोड़ने के पश्चात दूसरा घर बसाना उससे भी कठिन है। बस्ती बसाना खेल नहीं, वह बसते बसते बस्ती है। मुखिया की बात सुनकर गांव का एक गर्म मिजाज युवक रामा क्रोध से भर गया। उसका गर्म खून सोचने का तो आदि था ही नहीं। तभी तो वह क्रोध से भर उठकर बोला, मुखिया जी, हमारे सोचने का समय नहीं है। अब भूख और प्यास से मरने की नौबत आ चुकी है, इसलिए हम एक पल भी इस गांव में नहीं रहेंगे। बेटे रामा, धैर्य से काम ले। जाने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत तो सफर का सामान तैयार करना होगा। अपनी मंजिल के बारे में सोचना होगा। क्या आपको यह नहीं पता कि हमारा गांव चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है? होगा मुखिया जी, हमें अपनी जान के बारे में पहले सोचना है। आप वास्तव में बूढ़े हो चुके हैं। अब आपके पास वह शक्ति नहीं रही जो गांव के युवकों के पास होती है। इसलिए यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से आज ही चला जाऊंगा। बेटे रामा, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, किंतु एक बात याद रखो कि बुद्धि और आयु में बहुत अंतर होता है। तो क्या आप यह समझते हैं कि हम युवकों के पास बुद्धि नहीं? मैं यह नहीं कहता बेटे, मैं तो केवल कह रहा हूं कि इंसान के पास बुद्धि तो होती है, किंतु जब उस बुद्धि का प्रयोग अनुभव से हो तो काम की है। तुम्हारे पास बुद्धि है, किंतु अनुभव के न होने के कारण आप उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बस बस काका, यह बातें रहने दो। हमें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। शक्ति का ही दूसरा नाम बुद्धि है। यदि आप लोग यहाँ पर ही भूखे प्यासे मरना चाहते हैं तो मरिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, किंतु अब मुझसे यह सहन नहीं होगा। रामा जोश के साथ, होश की जरूरत होती है। तुम थोड़ा धैर्य से काम लो बेटे, मैं तुम्हारे लाभ की बात कह रहा हूँ। नहीं मुखिया काका, अब तो हमने जो निर्णय कर लिया है वही रहेगा, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं तो गांव वालों से यही कहूंगा कि जो लोग मेरे साथ जाना चाहते हो वो इसी वक्त चल लें। जो लोग आपके साथ जाना चाहते हो वे आपकी राह की प्रतीक्षा करें। रामा की इस बात से सारे गांव वालों में एक विचित्र सा युद्ध आरंभ हो गया था। वे दो धड़ों में बट चुके थे। एक धड़ा नरम दल का था जो कष्ट तब तक के लिए मुखिया के फैसले का इंतजार करना चाहता था। दूसरा धड़ा गर्म दल का था जो रामा के साथ मिलकर इसी समय गांव छोड़ देना चाहता था। उन युवकों का विचार था कि वे किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करेंगे। अब खेती बाड़ी तो समाप्त हो गई। मुखिया भी इस बात को भली भांति समझ गए थे कि अब तो विद्रोह हो चुका है, इन लोगों को रोका नहीं जा सकता। जल्दबाजी में ये लोग अंधे हो चुके हैं, अब इन्हें कुछ भी कहना बेकार है। इनके नसीब में जो लिखा है वही पाएंगे। इस तरह रामा के साथ जाने वाले अधिकतर युवा
वर्ग ही थे या फिर उसके अपने परिवार के बड़े बूढ़े थे और वे गाड़ियों पर सवार हो अपना अपना सामान लाद कर उस गांव से चल पड़े। गांव में यह दर्द भरा दृश्य देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। सब लोग अपने अपने साथियों के बने गांव को सदियों के बने गांव को छोड़कर जा रहे थे। तब उनके दिल पानी से निकली मछली की भांति तड़प रहे थे। उस पर भी दुख की यह बात थी कि यह गांव दुख के समय दो भागों में बट गया था। युवकों का गर्म खून वाला काफिला गांव छोड़कर चला गया। इन लोगों के जाने के पश्चात गांव के बूढ़े मुखिया ने बचे हुए लोगों को रात को इकट्ठा किया और चौपाल पर बैठे मुखिया ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, देखो मेरे साथियों, हम कल इस गांव को छोड़कर जाने वाले हैं। यह निर्णय खुशी से भरा नहीं बल्कि दुख से भरा हुआ है, लेकिन यह सब कुछ हमारे बस में नहीं। हम मजबूर हैं, बेबस हैं। प्रकृति का भयंकर खेल हमें अपने पूर्वजों का गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। आज यह निर्णय करते समय हमें अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ रहा है, मगर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। हाँ, एक बात आप लोग जाने से पहले सुन लें। वह क्या? सब लोग एक साथ बोल उठे। हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक घने जंगल में पांडवों के समय का एक तालाब है। उस तालाब में अभी थोड़ा पानी बाकी है। उस तालाब में से जितने अधिक पानी को तुम लोग भर सकते हो, सभी मिलकर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख लो, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हर स्थान पर नया कुआं खोदना पड़ेगा, जो सबसे कठिन काम होगा और उसके लिए बहुत समय लगेगा। दूसरा, तुम लोग अपने साथ खाने का पूरा सामान भर लो। इस मरुस्थल में जहां भी कभी हमें छाया मिलेगी, वहीं पर हम लोग खाना पका लेंगे। ठीक है मुखिया जी, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप हमारी ही भलाई के लिए सोच रहे हैं। इतनी बात कहकर सब गांववासी वहां से चले गए और अपने अपने घरों में जाकर सफर की तैयारी करने लगे। इस पुराने तालाब से पानी भर भर कर लाया गया। इस काम के लिए गांव की औरतें, बच्चे, आदमी सब लोग लग गए थे। अपने परिश्रम से उन्होंने इतना पानी इकट्ठा कर लिया कि उनके सफर में दिन के लिए काफी था। रामा का काफिला भी उसी राह पर चल रहा था। उनके पीछे पीछे उसी गांव का दूसरा काफिला भी चल रहा था। मुखिया के काफिले वालों ने ये आश्चर्य से देखा कि रास्ते में एक दो स्थानों पर ताजे कुएं खुदे हुए थे। यह कुएं रामा के साथियों ने ही खोदे होंगे। जितनी ताकत और परिश्रम से ये कुएं खोदे गए होंगे, यही सोच रहा था मुखिया। यदि वे लोग गांव से ही पानी लेकर चलते तो उन्हें अपनी शक्ति इस तरह तो नष्ट नहीं करनी पड़ती। यही हाल होता है बुद्धिहीन लोगों का। और फिर जब वे लोग उस भयंकर मरुस्थल में प्रवेश करेंगे तो उनका क्या बनेगा। उस मरुस्थल में पानी का नाम तक नहीं, ना ही उसमें कोई कुआं खोदा जा सकता। तब उन बेचारों का क्या होगा। यह मूर्ख रामा स्वयं तो मरेगा ही, अपने साथ दूसरों को भी मारेगा। अभी मुखिया का काफिला थोड़ी दूर पर ही गया था कि सामने से उन्हें एक और काफिला अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। बड़े विचित्र से लोग थे ये तो कोई नरभक्षी लगते हैं जो मानव भेष में आ रहे हैं। अवश्य कोई खतरा है। मुखिया ने अपने साथियों को बहुत होशियारी से रहने के लिए कहा। इतनी देर में वे लोग बिल्कुल ही उनके समीप आ गए थे। उनके खूनी रंग के भयंकर कपड़े थे। आधे चेहरों पर कपड़े बंधे हुए थे, हाथों में लाठियां और भाला पकड़े हुए। उन लोगों ने उनके पास आकर अपनी गाड़ियां रोकी। राम राम मुखिया जी, नरभक्षी लोगों ने कहा। राम राम, कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? जहाँ कहीं अच्छी जगह मिल जाए मित्रों। मगर आप लोगों ने बैलगाड़ियों पर इतना पानी भर रखा है, इतने बोझ को लेकर ये बैल कहाँ तक चलेंगे? हमारा रास्ता लंबा है मित्रों, फिर आगे मरुस्थल आने वाला है, वहां पर कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। तुम पागल हो मुखिया, क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि तुम इस पानी के बोझ को बैलगाड़ियों से उतार दोगे तो ये तेज चलना प्रारंभ कर देंगे
इस प्रकार तुम लोग बहुत जल्दी ही इस मरुस्थल को पार करके उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां पर आप लोगों को हर चीज मिलेगी, मगर पानी के बिना तो हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। मित्र, अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो कि हमारे कपड़े भीगे हुए हैं? आगे बड़े जोर की वर्षा हो रही है, वर्षा, और वह भी मरुस्थल में। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मगर फर्क केवल इतना है कि यह वर्षा मरुस्थल को पार करते ही जंगल में हो रही है। इसलिए तुम लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों से पानी के बर्तन उतार दो, इससे बोझ कम हो जाएगा। बोझ कम होने से बैल तेजी से चलेंगे। इससे तुम लोग बहुत जल्द इस मरुस्थल को पार करके उस जंगल में पहुंच जाओगे जहां पर बहुत जोर की वर्षा हो रही है। वहां पर तुम लोगों को खाने को भी खूब मिलेगा। नरभक्षी दानव के सरदार ने कहा, आप लोग जो कुछ कह रहे हो वह ठीक है, किंतु हम लोग इस बारे में सोचकर निर्णय करेंगे। ठीक है सरदार, चलते हैं। यह कहकर नरभक्षी काफिला आगे बढ़ गया। नरभक्षियों के जाते ही मुखिया के सारे साथी इकट्ठे हुए। उनमें से बहुत से लोगों ने एक मत होकर यही कहा कि उन लोगों ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। हम लोगों ने गाड़ियों पर पानी का बहुत अधिक बोझ लाद रखा है, जिसके कारण हमारे बैलों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है और वे चलते भी धीरे धीरे हैं, जिससे हम लोग इसी भयंकर मरुस्थल में फंसे रहेंगे। मुखिया ने अपने साथियों की बात बड़े ध्यान से सुनी और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो मित्रों, तुम लोग इन नरभक्षियों के बारे में कुछ नहीं जानते। यह लोग बड़े भयंकर और खूनी होते हैं। यह मरुस्थलों और जंगलों में अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। इस समय इन्हें यह पता है कि हमारे पास काफी पानी है। ये हमारे पानी को फिकवा कर हमारी शक्ति कम करना चाहते हैं। जब हम लोग प्यास से व्याकुल मरुस्थल में तड़पते नजर आएंगे तो ये हम लोगों को घेर कर मार देंगे और फिर भूनकर खा जाएंगे। क्या कह रहे हो सरदार? आश्चर्य से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ मित्रों, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। तुम लोग चुपचाप चलते रहो, मैं तुम्हारे भले की बात कह रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर कुछ युवकों ने मुंह लाल किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देखो, उस युवक ने ठीक कहा था कि हमें यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी तो वो युवा सरदार अपने काफिले को लेकर हमसे बहुत पहले निकल गया। लोगों ने गलत नहीं कहा कि बूढ़े लोगों के साथ रहकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा गर्म खूनी जो उससे आगे बढ़ जाता है। उन युवकों की बात सुनकर सरदार को क्रोध तो बहुत आया। यह तो उसका खुला अपमान था, मगर फिर भी उसने स्वयं संयम नहीं खोया और धैर्य से कहा, बेटा, बड़ों के कहे और आंवले के खाए का बाद में ही पता चलता है। इस समय तुम लोगों को अपने उस युवा सरदार की याद आ रही है, मगर उन लोगों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। अभी हम लोग इस मरुस्थल को पार कर लें, फिर मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। सरदार की बात सुनकर उन युवकों ने बुरा सा मुंह बना लिया, जैसे उन्हें यह बात अच्छी ना लगी हो। अपने इस बूढ़े सरदार के साथ चल जरूर रहे थे, मगर मन से घृणा हो रही थी। जो युवक उनसे पहले चला था वह तो अपने काफिले के साथ अवश्य इस मरुस्थल को पार करके बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच गया होगा। वहां पर उन लोगों को अच्छा खाने पीने को मिल जाएगा, किंतु वे लोग इस बूढ़े सरदार के साथ बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। इस धीमी गति से चलने से इसी मरुस्थल में उनका पानी भी समाप्त हो जाएगा और शायद जो खाने पीने का सामान है वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह तो सब के सब भूखे प्यासे इसी मरुस्थल में मर जाएंगे, मगर अब तो सब के सब मजबूर थे। यदि वे लोग भूल से इस स्थान पर आकर विद्रोह भी करते हैं तो उनके साथ क्या बचेगा? मौत तो इधर भी है उधर भी, मरता क्या नहीं करता वाली कहावत थी। वे बेचारे बुझे दिल से उस मरुस्थल में चलने लगे। वहां पर सूर्य की गर्मी तो थी ही, साथ ही रेत की आग भी
भांति जल रही थी। इस क्षण उन्हें प्यास तड़पा रही थी। वे पानी का घूंट भर भर कर इस आग को ठंडा करने का प्रयत्न कर रहे थे। कितना भयंकर मरुस्थल था, जहां दूर दूर तक कहीं पानी तो क्या छायादार वृक्ष भी नजर नहीं आते थे। इन लोगों को एक ही आशा खींचे लिए जा रही थी कि वे थोड़ी देर के पश्चात ही उस हरे भरे जंगल में पहुंचने वाले हैं जहां पर वर्षा हो रही है। मगर अभी वे थोड़े ही दूर चले थे। जंगल के निकट वर्षा का तो कोई नाम ही न था, किंतु उन सबकी नजरें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? उनके सामने ही रेत के ढेर के पास बहुत से इंसानों की हड्डियां और पिंजरे पड़े थे। यह तो पूरे का पूरा काफिला ही समाप्त हो गया। इनमें से कुछ लोगों के सब तो आधे खाए हुए थे। उनके पास जाने पर पता चला कि ये वही लोग हैं, उनके गांव के लोग जो रामा के काफिले के साथ चले थे। क्या ये सब के सब मारे गए? सब लोग आंसू बहाते हुए मुखिया रामदीन के पास आकर खड़े हो गए, जैसे 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 उससे ये पूछ रहे हूं कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ। बूढ़े मुखिया ने ठंडी आह भरते हुए अपने साथियों की ओर झांककर कहा, यह सब अपने ही कर्म के मारे हुए हैं। मैंने तो तुम लोगों को अपने अनुभव और बुद्धि से बचा लिया। मुझे तो पता था रामा जोश में आकर होश खो बैठा है। मगर यह सब कैसे हुआ मुखिया? तुम लोगों ने रास्ते में जिन लोगों को देखा, वे वास्तव में मानव के भेष में जंगल के नरबक्षी थे। वे हमें पानी फेंक देने के लिए इसलिए कहते थे ताकि प्यास के मारे हम लोग अधमरे हो जाएं। इससे हमारी आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर वे बड़े आराम से हम पर हमला करते और मार कर खा जाते। यही चाल उन लोगों ने रामा के साथ चली होगी। जैसे उन्होंने हमसे आकर बोला था कि आगे तो बड़े जोरों की वर्षा हो रही है, मगर मैं इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला था जो उनकी इस चाल को न समझ पाता। अरे मूर्खो, तुमने तो उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था, जबकि मैंने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया था कि दूर दूर तक कहीं भी बादल का नामो निशान तक नहीं। फिर ये लोग कैसे कहते हैं कि जंगल की ओर भारी वर्षा हो रही है? वहीं से मुझे उनकी नीयत पर शक पड़ गया था। मैंने उनकी आंखों में गौर से झांक कर देखा तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि इन लोगों की आंखें मानव जाति की नहीं है, ये आंखें तो दानवों की हैं। यही लोग नरबक्षी हैं। मुखिया जी, यह तो बहुत बुरा हुआ। उससे भी बुरा यह था कि हमने आपको भी बुरा समझा और दिल ही दिल में यही कहते रहे कि आप भटक रहे हैं, आप हमें मरवा देंगे, किंतु आज हम अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे हैं। यदि हम आपकी बात ना मानते तो हमारा भी यही हाल होता। जो बड़ों की बात नहीं मानता वह सदा दुख पाता है। इसलिए कहा गया है, अकल बड़ी या भैंस।